नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv और मैं हूं सचिन कुमार। आज बेबाक बात में हमारे खास मेहमान हैं अरुण वशिष्ठ जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अरुण जी, राजनीति के क्षेत्र में आपका पदार्पण कब हुआ? छात्र जीवन से ही मैं राजनीति से जुड़ गया था। मेरठ कॉलेज में 1974 में छात्र संघ का महामंत्री, उससे पहले डीएन कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मैंने उपाध्यक्ष रहा छात्र संघ का। मुख्य रूप से मेरठ कॉलेज 1974 से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, उसमें सक्रिय भागीदारी के कारण जब देश में आपातकाल लगाया गया तो मुझे भी मीसा के तहत जेल भेजा गया और 25 जून 1975 से लेकर 8 जून 77 तक मैं जिला कारागार मेरठ में मीसाबंदी के तौर पर बंदी रहा। उसके बाद आप एक अकेले ऐसे नेता हैं ब्राह्मण समाज से जो संयुक्त व्यापार संघ के पद पर आसीन रहे। मेरठ में ब्राह्मण समाज का अच्छा बाहुल्य है, फिर आपके बाद कोई ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया? व्यापार संघ में जाति के आधार पर नेताओं का चयन नहीं होता है। जो भी व्यापार करता है, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो सब लोग मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे सौभाग्य रहा कि संयुक्त व्यापार संघ में मंत्री, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने जाने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। साथ में कई बार अनेक पदाधिकारी रहते हैं और आज भी 2 पदाधिकारी संयुक्त व्यापार संघ में हैं, पर यह बात ठीक है कि अध्यक्ष के पद पर मेरे से पहले या मेरे बाद कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक जाना माना नाम भारतीय जनता पार्टी का, वो मेरठ से एक बार विधायक का चुनाव जीतते हैं, हार जाते हैं, पार्टी उनको फिर टिकट देती है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उनको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर किसी और ब्राह्मण समाज के चेहरे को अगर आगे रख दिया तो उनकी महत्ता कम हो जाएगी पार्टी में, इस वजह से तो कहीं ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको आगे नहीं किया जाता? जहाँ तक जनप्रतिनिधि का सवाल है, पार्टी ने निश्चित रूप से उनको अनेक बार अवसर दिया है। 1989 में पहली बार मेरठ शहर से विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए, एक बार जीते एक बार हारे, लेकिन उनको प्रत्याशी बनाए जाना पार्टी का लगातार क्रम है। ये लक्ष्मीकांत जी को चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को जो उनके समाज से आते हैं उनको अवसर मिले। जबकि कैंट सीट से भी उनके समय में ही जो वैश्य प्रत्याशी बनाए गए, वहाँ 4 बार परिवर्तन हुआ है। शायद पार्टी ने अभी उनके विकल्प की खोज नहीं की है, उस ओर ध्यान नहीं गया है, लेकिन पार्टी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लक्ष्मीकांत जी को भी विभिन्न स्तरों पर और कार्यकर्ताओं को प्रमोट करना चाहिए। पार्टी ने कोई विकल्प नहीं खोजा या फिर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती? मैं समझता हूँ रिस्क की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देता है। वो ये नहीं देखता है कि जिसको पार्टी ने चुना है वो ब्राह्मण है, वैश्य है, पंजाबी है, जाट है, गुजर है, ठाकुर है। आपका समर्थन करने वाले ही नहीं, आपके विरोधी भी ये कहते हैं कि अरुण जी बहुत ही शालीनता के साथ राजनीति करते हैं। कहीं आपकी ये शालीनता ही आपके आड़े तो नहीं आ रही? अगर शालीनता का मुझे मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। शालीनता, सादगी, शुचिता, ईमानदारी, ये मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ और ये मैंने वहाँ से सीखा है और ये मेरे जीवन में मेरे मतलब जिसे कहना चाहिए खून में घुला हुआ है। मुझे लगता है कि जब भी संगठन को आवश्यकता होगी तो मुझे मौका देगी और उसी तरीके से बाकी कार्यकर्ताओं को भी काम करना चाहिए, ये मैं आज भी अपेक्षा करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अगर निर्णय या उस तरीके से नहीं लेती है तो उसका पार्टी को कई अवसरों पर नुकसान भी हुआ है और मैं कह सकता हूँ नुकसान नहीं हुआ है तो जो अधिक लाभ ले सकती थी पार्टी, उस लाभ से जरूर वंचित रही। तो आपको लगता है कि ये सही समय है जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच में, अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि 2017 का चुनाव नजदीक है? देखिए, चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं का चयन होता है। मैंने अपने जीवन में अनेक चुनाव देखे हैं, अनेक उपचुनाव देखे हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से काम किया। अनेक बार मैंने टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला है, तो मेरे मन में इस बात का कोई कष्ट नहीं रहा। मलाल जरूर रहा कि मुझे अवसर मिलना चाहिए था, नहीं मिला, पर मैं पार्टी की लाइन के बाहर, पार्टी की लक्ष्मण रेखा को मैंने कभी लांघा नहीं और यही पार्टी हर कार्यकर्ता से उम्मीद करती है
और मुझे लगता है जब चुनाव आते हैं पार्टी पुनः विचार करती है, और जब इस बात पर विचार करेगी कि पार्टी का कौन निष्ठावान है, कौन वरिष्ठ है और किसको सबका समर्थन है या मिल सकता है, तो जो निश्चित रूप से जो ऐसा वोटर है, जो ऐसा कार्यकर्ता है पार्टी का, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, उसको अधिक प्रसन्नता होती है और उसके लिए और मजबूती से काम करेगी। आपको लगता है कि मेरठ की जो जनता है, मेरठ का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी ओरिएंटेड है, इसी के चलते केसी त्यागी जब यहाँ से खड़े हुए तो उनको हार का सामना करना पड़ा? पार्टी में कई बार हर चुनाव में शीर्ष स्तर पर कुछ समझौते होते हैं, किन्हीं दलों के साथ गठबंधन होता है। उसी गठबंधन के तहत एक बार केसी त्यागी को यहाँ से टिकट दिया गया, और जो दूसरे दल जो भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, निश्चित रूप से उनके प्रमुख नेता ये उम्मीद करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भाजपा का अधिक प्रभाव है वहाँ से हमें टिकट दिया जाए और हम वहाँ से जीत के आए। उनके मामले में भी ऐसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो जिसको वो दिन रात जिसके साथ काम करता है, उसके प्रति उसका लगाव ज़्यादा रहता है, उसका क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में सब में पहचान अधिक रहती है। केसी त्यागी जी उस पहचान में पिछड़ गए और शायद इस वजह से उनको हारना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, उसके वोटर ने हमेशा पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसको भरपूर वोट दिया है, और जाति के आधार पर नहीं हुआ। यहाँ माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी इस समय सांसद हैं, दूसरी बार हैं। उससे पहले अमरपाल सिंह जी 3 बार सांसद रहे, वो उस जाति से नहीं आते हैं जिससे राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। तो पार्टी का जो वोटर है वो पार्टी के कार्यकर्ता को वोट करता है। पार्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए, धीरे धीरे पार्टी का आधार बढ़ा है, व्याप बढ़ा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। केंद्र में अकेली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में निश्चित रूप से पार्टी को ये ख्याल करना चाहिए कि अगर उनका अपना कार्यकर्ता, उनका अपना कोई साथी कहीं किसी समीकरण में कुछ 19 भी महसूस होता हो तो भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जनता उसको 21 कर देगी। कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब नए चेहरों को भी चांस देना चाहिए। निश्चित रूप से समय है, और जो बदलाव का समय पूरे केंद्र तक भाजपा की, पूरे देश भर में भाजपा की बहार है। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के नौजवान ने, देश के जनता ने, तमाम मतदाताओं ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है। और अब 1917 में बारी उत्तर प्रदेश की है, 2017 में बारी उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ का कार्यकर्ता भी अपेक्षा करता है कुछ को अवसर मिले, और यहाँ की जनता और यहाँ के मतदाता भी ये चाहते हैं कि पार्टी का कैडर ही सामने उसको चुनाव लड़ने का मौका दिया। 2017 के चुनाव को लेकर आपकी दावेदारी कितनी है भारतीय जनता पार्टी में? जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है, मैं तो 1980 से भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है और जब से मेरी चुनाव लड़ने की आयु हुई है, मैं पार्टी से जब भी चुनाव हुए मैंने उनसे मांग की है, मुझे नई अवसर दिया गया है, दूसरी बात है। और मैंने भी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर लगातार हर चुनाव में काम किया है। आज भी मैं समझता हूं कि जब भी चुनाव होंगे मैं अपनी दावेदारी निश्चित रूप से रखूंगा, और अगर पार्टी नेतृत्व को उचित लगेगा, वो समझेंगे कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ, तो मुझे अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से पार्टी को मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में और एक योग्य प्रतिनिधि के नाते जनता की सेवा करने का अवसर मुझे मिला तो मुझे निभाऊंगा। आप एक कामयाब संयुक्त व्यापार संघ के नेता रहे, अध्यक्ष रहे हैं, मेरठ की राजनीति में ब्राह्मण समाज का एक जाना पहचाना चेहरा है। क्या बाकी की और जो पार्टियां हैं वो भी आप पर डोरे डालती हैं? नहीं, डोरे तो लगता है मुझे कि जो चेहरे होते हैं, जो काम करते हैं, उनके कहीं ना कहीं आकलन अपने लोग भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, समाज के निष्पक्ष लोग भी करते हैं। उनको लगता है, मैं एक बात अपने जीवन में जरूर जानता हूँ, मुझे टिकट मिला हो न मिला हो, पर मेरे शुभचिंतक, मेरे प्रशंसक मेरी पार्टी के अलावा दूसरे पार्टी में भी ऐसे लोग भी हैं जो केवल वोट के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उनको एक ही भाव लगता है और ये जरूर चाहते हैं कि मुझे जो राजनीतिक रूप से जो मेरा एक संघर्ष है, जो मेरा समय है, जिस तरीके से मैंने मेरठ की जनता के बीच में बिताया है, तो मुझे वो अवसर आज नहीं बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला है। और उस समय भी मेरा अनुशासन, मेरा नियम, मेरा संयम, ये भी शायद उनको प्रभावित करता है। और इसी प्रभाव के चलते दूसरे लोग भी कई बार प्रयास करते हैं, पर हर बार मैंने उनको बात करने से कोई नहीं रोक सकता है, पर मैंने उनको हमेशा सादर सविनय ये बात कहा है कि मेरी जगह मेरी पार्टी में ही है, आपकी पार्टी के लिए मेरी शुभकामनाएं, पर जब भी चुनाव आता है मेरा वोट तो सिर्फ कमल को जाता है और उसी के साथ मैं संघर्ष करता हूँ। विभाग बात में अरुण जी के साथ बातों का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए NewsFirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बेबाक बात में। आज हमारे खास मेहमान हैं अरुण वशिष्ठ जी। अरुण जी, जब आप संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष थे उस वक्त ऐसी कौन सी समस्याएं थी व्यापारी समाज की जो आपको लग रही थी कि विकराल रूप धारण कर चुकी है और इनका निदान मिलना चाहिए? मेरठ का व्यापारी शुरू से संघर्षशील रहा है और विभिन्न विभागों से समाज से सम्मान पाने का इच्छुक रहा है। हमारा शुरुआती संघर्ष सरकारी विभागों के उत्पीड़न के खिलाफ था, जिसमें हमने लगातार संघर्ष करके काफ़ी हद तक सफलता पाई है। और आज जो विभिन्न विभाग हैं वो मेरठ के व्यापारी को सम्मान के साथ देखते हैं और उनके साथ उस तरीके से पेश नहीं आते जिस तरीके से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आते होंगे। व्यापारी का दूसरी मांग एक सामाजिक सुरक्षा की है, कानून व्यवस्था की है। व्यापारी पर निरंतर हमले होते रहते हैं। कानून व्यवस्था जब प्रदेश में चरमराती है तो और अधिक हमले बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारा पुलिस और प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग रहती है कि व्यापारी को सुरक्षा दी जाए। तीसरा जिसके लिए हम संघर्ष करते आए वो व्यापार और उद्योग को बिजली का है। मेरठ के व्यापारी को, मेरठ के उद्योग को ठीक प्रकार से बिजली मिले, हमारी मांग रही है। जितनी बिजली उतने दाम, और अधिक बिजली मिलेगी हम अधिक काम करेंगे, अधिक समाज के काम आएंगे। ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर संयुक्त व्यापार संघ ने लगातार संघर्ष किया है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि संयुक्त व्यापार संघ इतनी शक्तिशाली संस्था मेरठ की बन चुकी है कि किसी जनप्रतिनिधि की, किसी भी दल का हो, कोई बात प्रशासन सुने या न सुने, संयुक्त व्यापार संघ की बात गंभीरता से सुनी जाती है। और मेरठ के व्यापारी का भी अपने तमाम जो उसके राजनीतिक, उसके जो लगाव हैं, जो जुड़ाव हैं, उनसे हटकर वो संयुक्त व्यापार संघ के प्रतिनिधियों में अपनी आस्था व्यक्त करता है, उनमें विश्वास करता है, उनको नेता। मेरठ का जो संयुक्त व्यापार संघ है और जितने भी व्यापारी हैं मेरठ के, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे कहना है कि इसी प्रकार से अपनी एकता बनाए रखिए, अपना जो संघर्षशील चरित्र उसको बना के रखिएगा, अपने व्यापार को ईमानदारी से करिए। आप एक ओर व्यापार करते होंगे, दूसरी ओर आप उपभोक्ता हैं, और एक उपभोक्ता के नाते आपको अपने व्यापारी से जो अपेक्षाएं वो अपना व्यापार करते हुए अनुभव करिए कि जिनके जो आपके उपभोक्ता हैं उनको सही दामों पर सही वजन की अच्छी क्वालिटी का सामान दें और व्यापार में आप अपनी गुणवत्ता बना के रखें। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में से 13 जिलों को चुना है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, मेरठ को क्यों छोड़ दिया? ये मेरठ के साथ अन्याय हुआ है, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके में प्रदेश और केंद्र की राजनीति आड़े आई है।
13 शहर बनाने थे, 13 का ही निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया जाना चाहिए था। हो सकता है उसमें रायबरेली भी उनकी गिनती में हो, मेरठ और रायबरेली दोनों को मिलाकर 13 बनते हो, लेकिन पार्टी के ही अपने अंदर हस्तक्षेप के कारण रामपुर जैसे छोटे शहर को शामिल कर लिया गया और मेरठ जैसे महानगर को, जो हर प्रकार से स्मार्ट सिटी की जो अहर्ताएं हैं उनको पूरा करता है, उसको छोड़ दिया गया है। ये मेरठ की जनता के साथ अन्याय है। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरठ की जनता, मेरठ के व्यापारी का ये स्वभाव नहीं है कि अन्याय को इस तरीके से आसानी से वो स्वीकार कर ले। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष करेंगे। हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से 13 कहती है, प्रदेश को 13 भेजने चाहिए थे, उसको असमंजस नहीं रखना चाहिए था। पर कुछ भी हो, मेरठ को ये स्मार्ट सिटी उसका अधिकार में है, वो उसको मिलना चाहिए। इसमें तमाम संगठन प्रतिनिधिशील हैं, तमाम पार्टियां प्रतिनिधिशील हैं। मैंने भी एक व्यापारी प्रतिनिधि के नाते मुझे अवसर मिला। मैंने शहरी आवास मंत्री श्री वेंकैया नायडू, जिनको ये सब करना है, उनसे मेरी पिछले महीने भेंट हुई और मैंने उनसे कहा कि ये सब मेरठ के लोगों की मांग है, इसमें कोई दल नहीं है। मेरठ के जो शहरवासी हैं, यहाँ रैपिड ट्रेन को आने में 4 साल पहले उसका प्रोजेक्ट चल चुका है और जो कुछ पेरीफेरी पे जो डेवलपमेंट चाहिए, जो कुछ शहर में है, यहाँ पर वो गंगा जल की योजना है, तमाम योजनाएं यहाँ चल रही हैं। उन सब के नाते मेरठ को मिलना चाहिए, हम सबकी ये मांग है। आपको एक व्यापारी नेता होने के नाते सूबे के मुखिया से आपको क्या उम्मीदें हैं? नहीं, सूबे के मुखिया से भी हमारी मांग है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर हम कुछ भी कहें, लेकिन मेरठ के शहरी के नाते हमारे लिए सूबे के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री एक ही बात रखते हैं और हमारी दोनों से ये कहना है कि मेरठ को मेरठ का हक मिलना चाहिए और इसमें अगर शुरुआत प्रदेश से होती है तो पहले प्रदेश को करनी चाहिए और यदि कोई डिस्क्रिशन है तो वो केंद्र को लेना चाहिए, लेकिन मेरठ को ये अवसर मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो बहुत बड़ा अन्याय हो। आप अपनी सभ्यता और शालीन राजनीति के चलते मेरठ व्यापार संघ के ही पसंदीदा नहीं है, आम जनमानस के भी पसंदीदा व्यक्ति हैं। आपने व्यापारियों को तो संदेश दे दिया, मेरठ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मेरा छात्र जीवन से सामाजिक कामों में रुचि रही और जो भी मेरठ शहर से जुड़ी हुई समस्याएं थी, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन था, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ को, साफ सफाई को लेकर हो, तो मैं उसके लिए संघर्ष करता रहा हूँ। और न केवल व्यापारी राजनीति में, छात्र राजनीति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेरठ ब्रांच का मैं चेयरमैन रहा, साहित्य कला से जुड़ी हुई संस्था संस्कार भारती का मैं अध्यक्ष रहा, मेरठ यूनिवर्सिटी का मैं पहले बैच का स्टूडेंट हूँ और उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत कार्य परिषद का सदस्य रहा। तो मैंने अपना सारा जीवन सक्रियता में रखा। मैं एक दिन भी निष्क्रिय होकर पिछले 40 सालों में बैठा नहीं और ईमानदारी से अपनी जो एक छवि मेरी बनी है, मुझे लगता है कि हो सकता है वो शालीन छवि हो, पर उस शालीन छवि के साथ एक निर्विवाद काम करने वाले कार्यकर्ता की छवि, बिना भेदभाव के छवि। और आज कुछ भी नहीं होते हुए मैं भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ, मुझे शासन प्रशासन के लोग याद करते हैं, तमाम मैं जिला समितियों में भी हूँ। आज भी एक अवसर आया है, मैं मंगल पांडे नगर जहाँ का मैं बिजली का उपभोक्ता हूँ, वो पूरे मेरठ महानगर में उसका चयन हुआ है। सबसे कम बिजली लॉस है, इसलिए मंगल पांडे नगर जो शहर की व्यावसायिक योजना है उसको 2400 घंटे बिजली देने का काम शासन ने आदेश किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी सक्रिय हैं, शायद मेरी सक्रियता वहाँ भी काम आई हो और लोगों में रहा हो और वहाँ हमने किया। तो मेरा कहना है कि सब चीज़ों का आकलन जनता को करना चाहिए। केवल कुछ दिनों के लिए राजनीतिक लबादा ओढ़कर या राजनीतिक उसमें लोग सामने आते हैं, पर जो जीवन भर और लगातार हर समय आपके साथ हो, उसका काम आना चाहिए। मैं मोबाइल का जब से इस्तेमाल किया है, मैं मोबाइल बंद नहीं करता हूँ, 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहता है। रात को भी तकिए किनारे के सोता हूँ और मेरी कोशिश रात को 12 बजे के बाद अगर कोई फ़ोन आता है तो मुझे लगता है कि शायद जिसने से फ़ोन किया उसको मेरी ज़्यादा आवश्यकता है। दिन के उजाले में तो 100 लोगों से बात कर सकता था, इस समय उसने मुझे चुना है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। और मैं उठता हूँ, मैंने कभी भी इसमें आलस नहीं किया, कभी कोताही नहीं बरती है। बाकी जनता के ऊपर है, जनता को ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। newsfirst.tv से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो बेबाक बात में ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान अरुण वशिष्ठ जी। हम उम्मीद करते हैं कि 2017 के चुनाव में एक बार फिर सभ्य और शालीन राजनीति देखने को हमें मिलेगी और अरुण कुमार वशिष्ठ जी को एक बार फिर से मौका मिलेगा अपने अच्छे कामों से हमारे प्रदेश की जनता की सेवा करने का। आप देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।